जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस रोग है। इस फंगस रोग के कारण चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु होती है। कोरिजा के कारण, एस्परजिलोसिस के कारण, रिकेट्स के कारण, या फिर फ्लोरियम के कारण। आप लोगों का काम है इनके राइट आंसर को कमेंट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। टोटल क्वेश्चंस 30 है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलोसिस। अगर हम बात कर लेते हैं रिकेटस के बारे में, तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेटस की बीमारी होता है, जिसमें हड्डी जो बोन्स होता है वो इफेक्ट होता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आर्थ्रोपोडा की देह गुहा होती है। आर्थ्रोपोडा का मतलब है ऐसा जीव जिनका पैर आपस में जुड़ा हुआ रहता है। जितने भी इंसेक्ट है मैक्सिमम आर्थ्रोपोडा होता है। क्लियर है? देखिए, देह गुहा इनका किस प्रकार का होता है? स्यूडोसील, होमोसील, शिलोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होमोसील। आर्थ्रोपोडा का जो देह गुहा होता है वो होमोसील होता है। ठीक है? लगभग लगभग दोनों तरफ एक जैसा होता है, होमोसील। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल का कंप्लीटली 5 लेयर है। ठीक है? 5 लेयर। सबसे निचला वाला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, और सबसे लास्ट में होता है एक्सोस्फेयर। ठीक है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और फिर बाह्यमंडल। तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है सबसे निचली परत को कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे निचली परत। और सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे? ऊपरी परत या फिर बाहरी परत को बोलेंगे बाह्यस्फेयर। ठीक है ना? मतलब कि एक्सोस्फेयर, बाह्यमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितनी है? तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में, तो 0.03% है। ठीक है? अगर हम नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं तो है 78%, और ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं तो वह है 21%। ठीक है? अब बाद बाकी अन्य गैस है। ये डेटा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल पुरुष के रूप में जानने वाले का नाम क्या है? किस व्यक्ति को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, गोपाल नाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा इसके राइट आंसर को। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल का द्रव रूप क्या है? जल का द्रव रूप। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जल को हम लोग पांचों रूप में देख सकते हैं। ठीक है? ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा, और एक है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखिए, जो बर्फ है वो जल का ठोस रूप है, जलवाष्प जल का गैसीय रूप है, और जल जो है, पानी जो है, जल का द्रव रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वन है कि नाइट्रोजन चक्र में कौन जीवाणु नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है? तो नाइट्रिफिकेशन करने के लिए राइजोबियम नाम का जीवाणु उत्तरदायी है। ठीक है? और ये अधिकतर नाइट्रीकरण जो करता है वो मटर और चना के पौधों में करता है। ठीक है? मटर और चना के पौधों में राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल में पाए जाने वाले 78% जो नाइट्रोजन है उनको नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और मिट्टी में मिलाता है। मिट्टियों का जो मिट्टी में क्या होता है कि जो जड़ पाया जाता है पौधों का, उसमें ट्यूमर रूप में फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है। क्लियर है? और यही ट्यूमर फॉर्म में जो स्थिरीकरण हो जाता है, यही
नाइट्राइड फॉर्म में नाइट्रोजन को पेड़ पौधा मिनरल्स के तौर पर यूज करता है, जो अपने कामों में यूटिलाइज करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह काम में इन लोग यूज करता है। क्लियर है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन हाउस किस चीज का बना होता है? शीशे का, लोहे का, पीतल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस होता है वो शीशे का बना होता है। ठीक है? और ग्रीन हाउस का काम है कि जितने भी नर्सरी या फिर एग्रीकल्चर किया जाता है उन पौधों को गर्म रखना। क्लियर है? और ग्रीन हाउस किस इलाकों में अधिकतर बनाया जाता है? तो ऐसे जगह पर जहाँ पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है या फिर लो रहता है, उस इलाकों में ग्रीन हाउस यूज किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस पौधे को गर्म रखता है, ठंडा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ग्रीन हाउस पौधों को क्या करता है? गर्म रखता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत जो है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से चादर की तरह लपेटे रखता है, और ये सन से आने वाली खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाती है। ठीक है? अगर यूवी रेडिएशन हम तक पहुंच जाए तो स्किन कैंसर और अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम्स आ सकता है। ठीक है? जितने भी मॉन्यूमेंट है या फिर एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, या फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन इस तरह का प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो क्वेश्चंस का आंसर देखिए कि वायुमंडल के ऊपरी तक होता है ओजोन परत, वायुमंडल के निचली भाग तक होता है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो होता है वो वायुमंडल के ऊपरी भाग तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं? फ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन छिद्र होता है। ठीक है? और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता किस चीज़ से है? तो देखिए, जब फ्रियोन गैस बहुत अधिक मात्रा में बर्न होता है तो जाकर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है। या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ठंडा प्रदान करता है, जैसे कि एसी, कूलर, ठीक है, फ्रिज वगैरह जो भी है, इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, जो कि ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल्स होता है इनको तोड़ करके O2 और मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। O2 भारी होता है, जो कि हमारी क्षोभ मंडल में आ जाती है, और ऑक्सीजन, मोनो ऑक्सीजन के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है कि ये यूवी रेडिएशन को रोक पाए। क्लियर है? इस प्रकार से ओजोन छिद्र हो जाते हैं, मतलब कि ओजोन का जो लेयर होता है वो पतला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओजोन की मात्रा अधिक होने से जीवों में क्या होता है? ओजोन की मात्रा अधिक होने से जीवों में क्या होता है? श्वसन दर में प्रॉब्लम होता है, मोतियाबिंद, खांसी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, श्वसन दर में प्रॉब्लम होता है। ठीक है? श्वसन दर में प्रॉब्लम होता है क्योंकि हीट बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर बात कर सकते हैं तो एक प्रकार से ओजोन लेयर क्या करता है, अगर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया तो ये मोटा चादर की तरह ढह जाता है। ठीक है? जिसके कारण सन से आने वाली हीट को वापस जाने नहीं देगा और अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है? इस प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन नाल के किस भाग में पैरिस पैरिस्टे पेरिस्टाल्टिक गतियाँ नहीं होती है? पेरिस्टले पेरिस्टाल्टिक गतियाँ नहीं होती है। ग्रसनी में, अमाशय में, छोटी आंत में, या फिर बड़ी आंत में? तो देखिए, छोटी आंत में पेरिस्टाल्टिक गतियाँ नहीं होती है। क्लियर है? छोटी आंत में। देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं पाचन, मानव पाचन तंत्र के बारे में, तो हमारा जो ग्रसनी होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मुंह को अमाशय तक जोड़ने का काम करता है। सिर्फ मुंह को अमाशय से जोड़ने का काम करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम अमाशय के बारे में देख लेते हैं तो ये जे शेप का होता है,
और इसके अंदर में पाया जाता है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो कि भोजो भोजन को भोजन का जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको छोटे रूपों में तोड़ने का काम करता है। और दूसरा है कि प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल्स खा जाए गलती से, उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, जिनको रेनिन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों क्या करता है, प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन का पाचन करता है और HCl प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। रेनिन नाम का जो एंजाइम है ये स्पेशल दूध में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड, ठीक है, और केसिन नाम के प्रोटीन, इसको पाचित करती है। देखिए, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो एमिनो एसिड में पाचन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? और एमिनो एसिड आगे जा कर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यही ग्लूकोज आगे जा कर के ATP में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर हमें एनर्जी मिलता है। क्लियर है? छोटी आंत, अगर छोटी आंत देखा जाए तो छोटी आंत का मोस्टली 3 पार्ट है, बट जो काम लायक है वो 2 पार्ट है। ठीक है ना? एक है स्मूथ भाग, एक होता है रफ भाग। जो स्मूथ भाग होता है, यहाँ पे फैट का पाचन होता है ग्लिसरॉल के फॉर्म में। ग्लिसरॉल आगे जा कर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज आगे जा कर के ATP में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात किया जाए, रफ भाग में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको विलाई कहा जाता है, जहाँ पे जितने भी भोजन पचता है जो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ रहता है, उस ग्लूकोज को यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है। बड़ी आंत जो कि सिर्फ 1.5 मीटर लंबा होता है और यहाँ पे सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। क्लियर है? चलिए, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन पाचन तंत्र से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं होती है। मानव में उपस्थित लार ग्रंथि किसमें नहीं होते हैं? पैरोडिट ग्रंथि में। ठीक है, इंफ्रार इंफ्रारबिटल ग्रंथि में, या फिर सब मैंडिबुलर ग्रंथि में, या सब लिंगुलर, ठीक है, सब लिंगु सब लिंगुअल ग्रंथि में। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पे लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है इंफ्राबिटल ग्रंथि में लार ग्रंथि नहीं पाया जाता है। क्लियर है? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं लार ग्रंथि के बारे में, जो कि हमारे माउथ में पाया जाता है, जो कि लार का फॉर्मेशन करता है, और इस लार में पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम, जो कि पोषक तत्व जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च आगे जा कर के ग्लूकोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज आगे जा कर के ATP में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? चलिए, मतलब सबका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। बात क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं सब अलग फॉर्मेट में पचता तो है, बट सबका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों की ग्रास नली का श्लेष्मिका स्तर बना होता है। स्तनधारियों की ग्रास नली का श्लेष्मिका स्तर बना होता है। इस चीज़ का बना होता है सामान्य स्तंभी उपकला का, सल्की उपकला का, स्तरित घनाकार उपकला का, या फिर स्तरित स्तंभी उपकला का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्की उपकला का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाशय का पतला दुरस्त भाग कहलाता है। पतला दुरस्त भाग क्या कहलाता है? कार्डियक भाग, ग्रहणी, ग्रसनी, या फिर पाइलोरस। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाइलोरस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमाशय का पतला दूरस्थ भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड बदलता है पेप्सिन को रेनिन में, पेप्टोजन को पेप्सिन में, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में, या फिर डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है।
मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? ये एचसीएल का काम है। और भी काम है एचसीएल का, जो कि प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। क्लियर है? ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन है, ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? कौन सी क्रिया नहीं होती है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या फिर स्वांगीकरण? कौन सी क्रिया नहीं होती है? देखिए ग्लूकोज का कोई पाचन नहीं होता, ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है, ठीक है? डायरेक्टली अवशोषित कर लिया जाता है। क्लियर है? ग्लूकोज का कोई पाचन नहीं होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखा जाए तो C6H12O6। और यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये दोनों रिएक्शन करता है और एटीपी बनाता है। मतलब इन दोनों का उत्पाद बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब एटीपी बर्न होकर के एडीपी में चेंज होता है तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी बनता है, प्लस लैक्टिक एसिड बनता है। एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है अनेकों कार्य को करने में। और जब लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ही हमारा शरीर थकना स्टार्ट होता है, दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? ये है इनका काम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत का इनेमल, हड्डियां, पेशियां, इनमें से कोई नहीं। सबसे कठोर भाग देखा जाए तो दांत का इनेमल। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी, देखिए सबसे छोटी हड्डी जो होता है मध्य कर्ण में पाया जाता है, और नाम क्या है? स्टेपीज। क्लियर? स्टेपीज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर चुनिए। किनके कारण सुरक्षित बना रहता है अमाशय का आंतरिक लेयर? पेप्सिन के कारण, म्यूकस श्लेष्मा के कारण, क्षारीय एमाइलेज के कारण या फिर पीतरस के कारण? तो देखिए पहला बात है कि हमारे स्टमक में कोई पीत रस नहीं होता है। पीत जो बनता है वो लीवर में बनता है और रिलीज होता है डायरेक्टली ग्लैंड के जरिए, डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? तो पीत रस तो एकदम नहीं होगा। तीन में से कोई एक राइट आंसर होगा जो कि कमेंट करना है। देखिए म्यूकस श्लेष्मा जिसको कहा जाता है, जिनके कारण ये हमारा स्टमक का जो लेयर होता है वो सुरक्षित होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे स्टमक में HCl जैसे खतरनाक एसिड पाया जाता है जिसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू जीरो होता है, यानी पीएच वैल्यू उसका हमेशा जीरो होता है। ठीक है? इतना खतरनाक होता है कि अगर ब्लेड को इंटर कराया जाए तो एक ही मिनट में उसका खात्मा कर सकता है। क्लियर है? HCl इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो श्लेष्मा के कारण ही हमारा स्टमक का लेयर जो होता है वो सुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आहार नाल, ठीक है, ग्रासे जिसको बोला जाता है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस लेता है? आहार नाल का कौन सा भाग? तो देखिए जो छोटी आंत होती है, ठीक है, ये भाग लेता है। अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये रहा स्टमक, ठीक है, और स्टमक से जस्ट निकलता है जो कि आहार नाल का भाग, और ये चला जाता है अ, ये आपका चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये हो गया आपका बिग इंटेस्टाइन, ठीक है, और इसको जो है अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारा, और यहाँ पे जा कर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइन हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भोजन इंटर करेगा और फिर यहाँ से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लेकिन जो पीतरस इंटर करता है, देखिए यहाँ से जो डक्ट निकलेगा वो जाएगा, पहला पहला डक्ट जाएगा आपका लीवर की ओर, ठीक है, पहला डक्ट जाएगा लीवर की ओर, और यहीं पर आपका पाया जाता है पित्त, पित्ताशय, ठीक है।
तो ये आपका, और यहाँ पर एक जो लाइन जाएगा, एक डक्ट जाएगा, वो है पैनक्रिया की ओर। इस चीज़ को थोड़ा-सा देखिएगा। देखिए, जो आपका पीत रस आएगा, ठीक है? मतलब कि लीवर क्या करेगा, पीत को बनाएगा और पित्ताशय में स्टोर करेगा। अब पीत डक्ट के ज़रिए ये सीधा खुल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस चीज़ को देखिएगा, क्लियर है? पित्ताशय से सीधा पित्त जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में भोजन आंतरिक रूप से पच जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम अंतिम रूप से पच जाता है? आमाशय में, मुख गुहा में, बड़ी आंत में या फिर छोटी आंत में? तो देखिए, छोटी आंत में कंप्लीटली भोजन पच जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं मुंह में, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर में अमाशय, अमाशय में यहाँ पे प्रोटीन का कंप्लीटली पाचन हो जाता है। और तीसरा है छोटी आंत में फैट का पाचन होता है। और छोटी आंत में ही पाया जाता है रफ सरफेस में विलाई, ठीक है, यानी कि दीर्घ रोम, जहाँ पे पचा हुआ भोजन का जितने भी मिनरल्स है ग्लूकोज के फॉर्म में, इनको ब्लड में मिलाया जाता है। तो छोटी आंत में ही कंप्लीटली पाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पहला एंजाइम इनमें से कौन सा है? पैप्सिन, सेलुलोज, एमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन? तो देखिए, माउथ में ही पाया जाता है एमाइलेज, ठीक है, स्टार्च में जो पाए, सॉरी, लार में जो पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम। तो सबसे पहला एंजाइम हमारे माउथ में ही पाया जाता है एमाइलेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है स्टार्च के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैविक जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सी गैस निकलती है? जैविक ऑक्सीकरण के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो देखिए, जैविक ऑक्सीकरण के बाद मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, उसके बाद ये ग्लूकोज के साथ कांटेक्ट करता है, फिर एटीपी बनाता है। जस्ट इसके बाद जब ये एटीपी बनाता है तो बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम लोग जो इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन, और जो बाहर निकालते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है जिसका फॉर्मूला होता है CO, और ये जितने भी ईंधन यानी कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इन सब को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा नासा मार्ग मुख्य मार्ग से किसके द्वारा अलग होता है? बड़ा नासा मार्ग मुख्य मार्ग से किसके द्वारा अलग होता है? तो पैलेट के द्वारा, टेटुआ के द्वारा, ग्रसनी के द्वारा या फिर नासिका कक्ष के द्वारा? तो देखिए, पैलेट के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नासिका के अंदर का भाग कहलाता है, नासिका के अंदर का भाग क्या कहलाता है? वायुनाल, नासिका कक्ष, फेफड़ा या फिर प्रधान? तो देखिए, प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई होती है लगभग, कमेंट कीजिएगा इसके राइट आंसर को। वयस्क मानव में श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? और श्वास नली किस चीज़ का बना होता है ये भी कमेंट कीजिएगा। 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर? तो देखिए, वयस्क में अगर देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर श्वास नली की लंबाई होती है, और श्वास नली बना होता है कार्टिलेज का। क्लियर है, कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रुधिर वर्गों की खोज की थी। रुधिर वर्ग देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रुधिर वर्ग, ठीक है, A, B, AB और O होता है। और RH फैक्टर का खोज करने के बाद
सब में प्लस माइनस ऐड किया गया, जैसे ए पॉजिटिव ए निगेटिव, क्लियर है। उसी प्रकार से बी पॉजिटिव बी निगेटिव, इस प्रकार से पूरे ब्लड ग्रुप को 8 भागों में बांटा गया। तो इनकी खोज किन्होंने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए चार्ल्स डार्विन जिन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को दिया था। अगर हम रॉबर्ट हुक के बारे में देख लेते हैं तो इन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज किया था, जो कि कॉर्क में इनको ये एक्सपेरिमेंट कॉर्क में किया था, और फिर पता चला कि कोशिका जो था वो मृत था। और जस्ट इसके बाद ही 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 से 75 बार, 60 से 70 बार, 72 से 80 बार, या फिर 75 से 78 बार। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 72 से लेकर के 75 टाइम्स। ठीक है। हमारा जो हार्ट बीट है वो 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगर ह्यूमन हार्ट के बारे में देखा जाए तो ह्यूमन हार्ट का लगभग जो है वजन, लगभग वजन है 750 से लेकर के, सॉरी, 750 से लेकर के 800 ग्राम तक। ह्यूमन हार्ट का जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 आर्टरी होता है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। और इनके बीच का जो लेयर होता है इनको सिनेप्स कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा अलग रखता है। हार्ट जो होता है एक पंपिंग मशीन है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड पंप करने में मदद करता है। क्लियर है। और दूसरा बात है कि हार्ट जो बना हुआ है वो कार्डियक मसल से मिलकर के बना होता है। हार्ट का अगर शेप देखा जाए तो एक बंद मुट्ठी के साइज का होता है हार्ट का। क्लियर है। 4 चैम्बर होता है जो कि मैमल्स का होता है। चलिए 2 अलिंद और 2 नीलय। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अग्र महाशिराएं रुधिर को, अग्र महाशिराएं रुधिर को अ, शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती है, या शरीर से बाएं निलय में पहुंचाती है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रुधिर पहुंचाती है, या फिर शुद्ध करती है। बताइएगा अग्र महाधमनी रुधिर को क्या करती है? तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग को पूरा कंप्लीटली हार्ट के बारे में समझना है, ठीक है ना, तो ही जा करके इस क्वेश्चन को आप लोग बना पाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीटली सबसे पहले हार्ट के बारे में समझेंगे। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा कि शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचती है। ठीक है, अग्र महाशिराएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।